नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 27। इससे पहले दोस्तों सामान्य हिंदी से 26 मॉक टेस्ट जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे आप दोस्तों चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, और आंसर कीजिए पहले क्वेश्चन का। राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसमें से कौन मुख्य निर्णय था? ऑप्शन देखिए, संसदीय राजभाषा समिति का गठन, राजभाषा नियमों का बनना, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे दोस्तों। तो ये सारे निर्णय लिए गए थे दोस्तों सभी। संसदीय राजभाषा समिति का गठन, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत, राजभाषा नियमों का बनना, और आपका लास्ट में ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जत के कंकर उत के संकर लोकोक्ति का सही भावार्थ बताना है। लोकोक्ति को अच्छे से देखें। लोकोक्ति क्या है? जत के कंकर उत के संकर। तो इसका सही भावार्थ क्या होगा? ऑप्शन देखिए, कंकरों को संकर मानना, शुभ संकेत होना, विश्वास सर्वोपरि, परिणाम पर विश्वास करना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्वास सर्वोपरि। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है? आपको बताना है दोस्तों अनौपचारिक पत्र कौन सा है इसमें। ऑप्शन देखिए, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, बधाई पत्र। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अनौपचारिक पत्र? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बधाई पत्र। ठीक है, बधाई पत्र किसके अंतर्गत आता है? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र कैसे पत्र होते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, अनौपचारिक पत्र वे निजी पत्र होते हैं जो हम अपने दोस्तों को, ठीक है, जो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं। ठीक है, परिवार के सदस्यों को लिखते हैं। ठीक है, परिवार के सदस्यों को लिखते हैं। ठीक है, रिश्तेदारों को लिखते हैं। ठीक है, रिश्तेदारों को, ठीक है, रिश्तेदारों को लिखते हैं। ठीक है, करीबी लोगों को लिखते हैं। तो ये दोस्तों किस में आते हैं? ये आता है आपके अनौपचारिक पत्र में। ठीक है, याद रखेंगे अनौपचारिक पत्र वे निजी पत्र होते हैं जो हम अपने दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को, करीबी लोगों को लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपका निमंत्रण पत्र हो गया, बधाई पत्र हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है ऐसे पत्रों में भाषा जो होती है वो क्या होती है? सरल होती है। क्या होती है? भाषा सरल और स्वाभाविक होती है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। ठीक है, तो सारे दोस्तों फैक्ट याद रखने हैं अनौपचारिक पत्र से, जिसको हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। ठीक है, वे निजी पत्र होते हैं जो हम अपने दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को, करीबी लोगों को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली लोक गायक नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है निम्न में गढ़वाली लोक गायक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जीत सिंह नेगी, किशन सिंह पंवार, जगदीश बकरोला, गजेंद्र रावत। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए दोस्तों, जीत सिंह नेगी ये गढ़वाली गायक हैं। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, किशन सिंह पंवार ये भी गढ़वाली हैं। ठीक है, जगदीश बकरोला भी आपके गढ़वाली हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गजेंद्र रावत। ठीक है, गजेंद्र रावत दोस्तों ये क्या है? कुमाऊनी गायक हैं। ठीक है, कुमाऊनी, ठीक है, ये कुमाऊनी क्या है? कुमाऊनी गायक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी तीनों जो हैं ये गढ़वाली लोक गायक हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है
उसको कहते हैं? ऑप्शन देखिए, प्रारूपण, संक्षेपण, पल्लवन, टिप्पण। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? ये मैंने आपको पहले डिटेल क्लास में अच्छे से बताया था। टिप्पण किसे कहते हैं, प्रारूपण किसे कहते हैं, ठीक है, संक्षेपण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है, उससे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा टिप्पण। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। टिप्पण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नोटिंग। क्या बोलते हैं इसको? नोटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो टिप्पण किसे कहते हैं दोस्तों? टिप्पण का क्या अर्थ होता है? देखिए, टिप्पण जो है किसी विचाराधीन मामले या पत्र पर संक्षेप में राय, सुझाव या निर्णय लिखना, जो सरकारी कार्यालयों में फाइल के निपटारे के लिए किया जाता है। ठीक है, टिप्पण के दोस्तों टिप्पण जो है आपका, टिप्पण के कई प्रकार होते हैं। टिप्पण एक प्रकार का जो है क्या है? कार्यालयी संवाद है। क्या है? एक कार्यालयी संवाद। क्या है? एक कार्यालयी संवाद है। देखिए दोस्तों, टिप्पण की बात हो रही है, तो टिप्पण के दोस्तों प्रकार होते हैं कई। ठीक है, टिप्पण, विस्तृत टिप्पण होता है एक, ठीक है, सूक्ष्म टिप्पण होता है। ठीक है, क्या क्या होते हैं टिप्पण के प्रकार आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका विस्तृत होता है, एक विस्तृत टिप्पण होता है। ठीक है, विस्तृत विस्तृत टिप्पण हो गया। ठीक है, साथ ही साथ सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म टिप्पण। ठीक है, सूक्ष्म टिप्पण हो गया। अनौपचारिक टिप्पण हो गया एक। ठीक है, अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक टिप्पण। तो ये टिप्पण के प्रकार हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका एक और होता है आपका व्याख्यात्मक टिप्पण हो गया। ठीक है, आलोचनात्मक टिप्पण हो गया। तो ये आप इसके प्रकार याद रखेंगे। ठीक है, विस्तृत टिप्पण, सूक्ष्म टिप्पण, अनौपचारिक टिप्पण, व्याख्यात्मक टिप्पण और आलोचनात्मक टिप्पण। ठीक है, क्लियर हो गया? टिप्पण आप समझ चुके हैं। टिप्पण किसे कहते हैं? किसी विचाराधीन मामले या पत्र पर संक्षेप में राय, सुझाव या निर्णय लिखना। ठीक है, जो सरकारी कार्यालयों में फाइल के निपटारे के लिए किया जाता है। ठीक है, टिप्पण को हम क्या बोलते हैं? नोटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए प्रारूपण की बात करें तो प्रारूपण जो है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? ड्राफ्टिंग। ठीक है, ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग दोस्तों ये क्या होता है? प्रारूपण। ठीक है, प्रारूपण जो है किसी विषय की प्रारंभिक योजना तैयार करना। ठीक है, कहने आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, प्रारूपण को। प्रारूपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी लिखित कार्य के प्रारंभिक रूप से, यानी कि प्रारंभिक रूप, जिसे हम क्या कहते हैं? मसौदा कहते हैं ना, मसौदा या ड्राफ्ट। ठीक है, इसकी रचना की जाती है। ठीक है, तो प्रारूपण आप समझ चुके हैं। प्रारूपण को हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है किसी विषय की प्रारंभिक योजना को तैयार करना, यानी कि जब हम प्रारंभिक योजना बनाते हैं, और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी लिखित कार्य के प्रारंभिक रूप, जिसे मसौदा या ड्राफ्ट कहते हैं, की रचना की जाती है। ठीक है, बात करें दोस्तों संक्षेपण की। ठीक है, संक्षेपण भी समझ लें। संक्षेपण जो है इसको बोलते हैं आपका कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। CONDEN, कंडेंसेशन, SATION। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब होता है संक्षेपण। ठीक है, अब संक्षेपण किसे कहेंगे? संक्षेपण का अर्थ होता है किसी बड़े पाठ या रचना के मुख्य भावों और विचारों को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना, उसको हम क्या बोलते हैं? संक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। पल्लवन की बात करें दोस्तों, तो पल्लवन किसे कहते हैं? ठीक है, पल्लवन आपका जो है किसे कहते हैं? पल्लवन किसी भी विचार, सूक्त या कहावत को उदाहरणों व तर्कों के साथ विस्तार से समझना। ठीक है, ताकि उसका गहरा अर्थ स्पष्ट हो सके। तो आप ऐसे समझें इसको, पल्लवन होता है दोस्तों विस्तार से समझना, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पल्लवन दोस्तों, पल्लवन को क्या बोलते हैं? पल्लवन को बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, EXPAN, एक्सपेन, SION। ठीक है, एक्सपेंशन। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, टिप्पण, प्रारूपण, संक्षेपण और पल्लवन। ठीक है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। दूल्हा शब्द का तत्सम रूप बताना है।
तो दूल्हा का तत्सम क्या होता है बताइए? दुल्ला, दुल्ह, दुर्लभ या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? दूल्हा शब्द का तत्सम रूप होगा दोस्तों, क्या होगा? दुर्लभ होगा। ठीक है, याद रखेंगे। दूल्हा ये कैसा शब्द है? ये कैसा है आपका? तद्भव है। ठीक है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 6 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था आपको। ठीक है, लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे, मसौदे या ड्राफ्ट, ठीक है, अभी बताया था ऊपर, या प्रथम आलेख इसको हम कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं? अभी बताया था ऊपर। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूपण। ठीक है, अभी ऊपर बताया था ना आपको प्रारूपण कि किसी विषय की प्रारंभिक योजना तैयार करना या एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी लिखित कार्य के प्रारंभिक रूप, जिसे मसौदा या ड्राफ्ट कहते हैं, की रचना की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रारूपण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए टिप्पण मैंने आपको बता दिया था ऊपर। टिप्पण किसे कहते हैं? नोटिंग। ठीक है, तो नोटिंग किसे कहते हैं? किसी विचाराधीन मामले या पत्र पर संक्षेप में राय, सुझाव या निर्णय लिखना। ठीक है, आदेश की बात करें तो यहाँ पर आपका आदेश आप जानते हैं। ठीक है, ज्ञापन की बात करें तो ज्ञापन, जिसको दोस्तों आमतौर पर हम क्या कहते हैं, यह आमतौर पर एक संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश होता है जिसे एक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वाक्य एवं उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हों कहलाता है। वाक्य एवं उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हों क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है, पदक्रम कहलाता है, पदबंध कहलाता है, या फिर पद अन्वय कहलाता है। क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पदबंध। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर और राइट हो जाएगा दोस्तों। पदबंध किसे कहते हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया था। पदबंध क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक साथ बंध जाते हैं और वाक्य के किसी एक हिस्से के रूप में कार्य करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पदबंध बोलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर प्रत्यय बताना है आपने किस में हुआ है अ प्रत्यय का प्रयोग। पहला देखिए ऑप्शन, बेलन, गायक, भिड़ंत, सैव। क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सैव। ठीक है, तो सैव में अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ठीक है, सैव यहाँ पर आपका जो शिव है, शिव आपका क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, शिव क्या है? ये आपका क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द, और इसमें आपका अ प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया? सैव हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, महाभोज उपन्यास की रचनाकार हैं। तो महाभोज उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए, महादेवी वर्मा, शिवानी, मन्नू भंडारी या सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों ये मैंने पहले भी आपको करवा रखा है। महाभोज उपन्यास जो है ये किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी का उपन्यास है दोस्तों महाभोज। ठीक है, मन्नू भंडारी की जो महत्वपूर्ण दोस्तों रचनाएं हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे आपका महाभोज हो गया, इसके साथ साथ मन्नू भंडारी की रचनाओं की बात करें तो आपका बंटी फेमस है, कई बार पूछा गया है आपका बंटी। ठीक है, आपका बंटी रचना किसकी है? मन्नू भंडारी की है। ठीक है, साथ ही साथ बिना दीवारों का घर। ठीक है, बिना दीवारों का घर। ठीक है, बिना दीवारों का घर, ये रचना किसकी है? ये भी मन्नू भंडारी की है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आंखों देखा झूठ। ठीक है, आंखों देखा झूठ किसका है? ठीक है, आंखों देखा झूठ, आंखों देखा झूठ रचना किसकी है?
ये भी आपका मन्नू भंडारी की है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, और इसका आंसर कीजिए। रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है, तो रेडियो विज्ञापन के लिए क्या आवश्यक है? मात्र शब्द संयोजन, सिर्फ साउंड इफेक्ट्स, केवल शब्द चयन, या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है, तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेडियो विज्ञापन के लिए साउंड इफेक्ट भी जरूरी है। ठीक है, मात्र शब्द संयोजन हो गया, शब्द चयन हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर आपको बताना है, कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है? केला, नींबू, अखरोट, नाक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये मैंने बताया था आपको, स्त्रीलिंग पुल्लिंग अच्छे से मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताए थे। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा इसमें 12 का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, नाक। नाक कैसा शब्द है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हम बोलते हैं ना नाक, नाक कटी है बोलते हैं ना, नाक कटा है नहीं बोलते हैं। ठीक है, नाक कटी है। ठीक, क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों पुल्लिंग है। ठीक है, क्या है? तीनों पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे केला हो गया आपका, केला आपने देखा होगा, केला खाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नींबू है, नींबू नींबू खट्टा है। ठीक है, नींबू खट्टी है नहीं कहते हैं ना, नींबू खट्टा है कहते हैं, खट्टा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अखरोट की बात करें तो अखरोट तोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंख। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, गोविंद ने सोहन को पिटवाया। इस वाक्य में पिटवाया शब्द है, क्या है इसमें? पिटवाया शब्द संयुक्त क्रिया है, यौगिक क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का राइट आंसर? मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद ने सोहन को पिटवाया। इस वाक्य में जो पिटवाया शब्द है बताइए क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया दोस्तों, ठीक है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर देखिए, गोविंद ने सोहन को पिटवाया, यानी कि गोविंद ने नहीं पीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, याद रखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं? वह क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। बताइए कौन सा इसमें से शुद्ध शब्द है? अनधिकार, अत्याधिक, आध्यात्म, हिंदी भाषी, हिंदी भाषी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14 का दोस्तों राइट आंसर? शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, ये तो आपका देखिए, ये तो अशुद्ध है। ठीक है, ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनधिकार। ठीक है, अनधिकार। तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा ए। ये यहाँ पर देखिए अत्याधिक नहीं होता है। ठीक है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक। ठीक है, यहाँ पर आध्यात्म नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? अध्यात्म होता है। ठीक है, अध्यात्म। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनधिकार हो जाएगा। हिंदी आभासी नहीं होता है, हिंदी भाषी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनधिकार, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। बताइए, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विद्रोह करना, प्रयत्न करना, मरने को तैयार रहना, या फिर पराजय मान लेना। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मरने को तैयार रहना। ठीक है, सिर पर कफन बांधना यानी कि मरने को
तैयार रहना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, आंधी आई और पानी बरसा, वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपको बताने हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सा अव्यय है। आंधी आई और पानी बरसा, ऑप्शन देखिए, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, बताइए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16 का आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय। दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय होता है वे शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, आंधी आई और से जोड़ दिया पानी बरसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका देखिए, बात करें, देखिए मिताली, ठीक है, लोकल लेस को, मिताली और रोहित खेल रहे हैं। मिताली और रोहित, मिताली और रोहित खेल रहे हैं। ठीक है, खेल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मिताली और रोहित ये खेल रहे हैं, किससे जोड़ा है? और से जोड़ा है। ठीक है, दो शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया है और से। ठीक है, उसी प्रकार जैसे वाक्य की बात करें तो वाक्य भी आप बना सकते हैं, जैसे सिमरन पढ़ रही है और तनुजा खेल रही है। तो यहाँ पर और जो है, और से दो वाक्यों को जोड़ा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। ठीक है, याद रखेंगे समुच्चय बोधक वे शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है तो इनको इसे योजक भी कहते हैं, योजक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, लीला हिंदी प्रबोध है। तो लीला हिंदी प्रबोध क्या है ये बताना है आपको। शब्द संसाधन, भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर या फिर बाइनरी डिजिट। क्या हो जाएगा राइट आंसर 17 का? लीला हिंदी प्रबोध क्या है दोस्तों? ये आपका भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। इनमें से आपको बताना है जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह कौन सा है। ऑप्शन देखिए, कामायनी, अजातशत्रु, कंकाल, इंद्रजाल। ये सभी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आपको इनकी विधा पूछी है, तो यहाँ पर कहानी संग्रह बताना है कौन सा है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्रजाल। जो है ये क्या है? जयशंकर प्रसाद का क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है, ये सारे जो हैं जयशंकर प्रसाद के हैं। तो इंद्रजाल कहानी संग्रह है। ठीक है, कामायनी की बात करें दोस्तों तो कामायनी क्या है? ये महाकाव्य है। ठीक है, क्या है? महाकाव्य। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु क्या है? अजातशत्रु नाटक है। ठीक है, और कंकाल क्या है? कंकाल जो है दोस्तों क्या है? उपन्यास। ठीक है, उपन्यास। तो ये इनकी विधा जरूर याद रखें आप। ठीक है, इंद्रजाल जो है कहानी संग्रह है, कंकाल उपन्यास है, अजातशत्रु नाटक है और कामायनी महाकाव्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कोकिला है। कोकिला क्या है? सर्च इंजन है या वर्ड प्रोसेसर है या यूनिकोड फॉन्ट है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या है कोकिला? कोकिला दोस्तों ये है आपका यूनिकोड फॉन्ट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर 19 का राइट हो जाएगा। यूनिकोड फॉन्ट दोस्तों, यूनिकोड फॉन्ट वे फॉन्ट हैं जो यूनिकोड मानक का उपयोग करके जो देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी लिपि को प्रदर्शित करते हैं, जिससे एक ही फॉन्ट का उपयोग कई भाषाओं में टाइपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, कुछ लोकप्रिय हिंदी यूनिकोड फॉन्ट हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे आपका कोकिला हो गया एक। ठीक है, कोकिला के साथ साथ हिंदी के जो आपके लोकप्रिय यूनिकोड फॉन्ट है उनको याद रखेंगे। जैसे आपका कोकिला हो गया, मंगल याद रखेंगे, मंगल हो गया। ठीक है, मंगल के साथ साथ अपराजिता हो गया। ठीक है,
अपराजिता, अपराजिता, ठीक है। और साथ ही साथ हो गया कोकिला, हो गया आर्य। ये क्या है सब दोस्तों? ये हैं आपके लोकप्रिय हिंदी यूनिकोड फॉन्ट, ठीक है। इनको दोस्तों याद रखें, ये पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आंसर कीजिए इसका। इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है, बताइए। उनका संतान बेकार है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, वह शत्रु की भी भलाइयाँ करता है, और डी देखिए, हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर 20 का। इसमें से शुद्ध वाक्य है दोस्तों आपका, क्या है शुद्ध वाक्य? गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, ठीक है। बाकी ये सभी जो है आपके अशुद्ध हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।